जेल भरो आंदोलन। और शुरुआत करेंगे एक सबसे बड़ी खबर के साथ। पिछले कई दिनों से मैंने आपको दिखाया कि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हैं। लोग कह रहे हैं मोदी जी बचा लो, लेकिन आज ये नहीं कह रहे हैं बचा लो, आज कह रहे हैं मिला लो मोदी जी। यानी भारत में पाकिस्तान को मिला लो, भारत में पीओके को मिला लो। अब ये कह रहे हैं, उनका कहना है कि मोदी के राज में रहेंगे तो सुख शांति के साथ रहेंगे, 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ होगा। सुनिए जरा। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को भारत का जो है वो दोबारा से आईनी हिस्सा बनाया जाए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। पाकिस्तान से लेकर पाक अधिकृत कश्मीर तक लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता नजर आ रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान के लोगों को पता है मोदी ही है जो अब उन्हें बचा सकते हैं। ये झूठी अना को अभी भी खत्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। वो बड़ा भाई है, मान लो बहुत बड़ा है आपसे, आप छोटे बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हर लिहाज से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हो, पहले उस लेवल के तो हो जो। मोदी ही पाकिस्तान की भुखमरी खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तान से ज्यादा बुरे हाल तो पीओके के हैं, जिसे शहबाज ने दम तोड़ने के लिए छोड़ दिया है। पीओके के लोग तो भारत के साथ, मोदी के साथ जुड़ना चाहते हैं। जो अबूरी हुकूमत है वो फिर भारत के साथ मुज़ाकरात का आगाज करेगी कि किस तरीके से अब जो है ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को भारत का जो है वो दोबारा से आईनी हिस्सा बनाया जाए। पीओके के साथ पाकिस्तान के लोग भी भारत से अलग होकर अफसोस कर रहे हैं। मोदी जैसे नेता को देखकर पाक के लोग अपने मुकद्दर को रो रहे हैं, सोच रहे हैं काश आज मोदी हमारे पास होते या हम भारत के साथ होते तो हम दाने दाने को मोहताज ना होते। बचपन से जो हमें पढ़ाया गया कि इंडिया दुश्मन है हमारा, यकीन करें बचपन से ये पढ़ाया होता ना हम इंडिया हमारा दोस्त है, तो आज हमारा मुल्क कहां से कहां होना था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि भारत में मिलना है। अगर पीओके का हिस्सा और पाकिस्तान का हिस्सा मिल जाएगा तो फिर कैसा नक्शा होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। भारत और पाकिस्तान का नक्शा देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये भारत का नक्शा। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि उन्हें मिल जाना है, तो ये देख रहे हैं भगवा लाइन जो पाकिस्तान से होकर गुजर रही है, ये हो जाएगा भारत का नक्शा। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग कह रहे हैं हमें भारत में मिलना है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि मोदी राज बेहतर है, हमें मोदी राज के साथ मिलना है, मोदी राज के साथ जुड़ना है। आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में लोग ये बात क्यों कह रहे हैं। लोग ये बात इसलिए कह रहे हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, क्योंकि वहां के हालात पाकिस्तान से ज्यादा खराब है पीओके के हालात, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हालात। वहां इसलिए लोग मोदी की तरफ आस भरी नजरों से देख रहे हैं। ये देखिए जरा, ये लोगों को आप देख रहे हैं, उनकी नजर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ है। और ये शहबाज शरीफ का दुआ मांगकर थक गए, उन्हें पता है कुछ नहीं मिलना। पीओके में हालात सबसे ज्यादा खराब हो गए, लोगों को खाना बनाने के लिए आटा तक नहीं मिल रहा। आरोप है कि शहबाज ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सप्लाई रोक दी है, लोगों को खाना बनाने के लिए आटा तक नहीं है। आरोप है शहबाज ने सब कुछ रोक रखा है और सरकारी सब्सिडी डिपो पर तो ताला लटका दिया गया। न आटा सस्ता मिल रहा है, न पैसे देने को मिल है लोगों के पास। हालात ऐसे, एक दिन में गेहूं 1200 रुपए महंगा हो गया। पीओके के तमाम शहरों में शहबाज के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। आईएमएफ ने शहबाज से टैक्स बढ़ाने की सलाह दी थी। शहबाज शरीफ ने आईएमएफ की सभी शर्तें मान ली हैं और कर्ज को लेकर आईएमएफ शर्तों पर भी खुलासा हुआ है। दावा यह है कि जो अमीर हैं उनको टैक्स के लिए कहा गया है, लेकिन बढ़ा दिया गया गरीबों का टैक्स। आईएमएफ ने कहा सरकारी और निजी वर्ग पर टैक्स लगाए, लेकिन जिनकी कमाई ज्यादा है उनसे ज्यादा टैक्स वसूलें, यह कहा गया। पाकिस्तान में जो लोग गरीब हैं उन्हें छूट दी जाए, यह कहा गया। लेकिन शहबाज ने गरीबों पर टैक्स का बम फोड़ दिया है। ऐसा इसलिए
क्योंकि शाहबाज का वोट बैंक है उद्योगपति, रईस, कारोबारी, बड़ा वर्ग। शाहबाज के समर्थक रिटेल और रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग। बड़े उद्योगपतियों को शाहबाज ने ऊर्जा टैक्स सब्सिडी दे दी। शाहबाज टैक्स बढ़ाकर वोटर को नाराज नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ इमरान ने भी शाहबाज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अक्टूबर में पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में शहबाज शरीफ की कुर्सी जाना तय है। शाहबाज ने IMF की शर्तें नहीं मानी, इसलिए कर्जा नहीं मिला। यह खुलासा पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट से हुआ है। आइए अब आपको सुनवाते हैं पाकिस्तान के वो लोग, POK के वो लोग, वो एक्टिविस्ट जो कह रहे हैं भारत से मिलना बेहतर है। फिलहाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान बकौल पाकिस्तानी वजीर दिफा आसिफ ख्वाजा के दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को भारत का जो है वो दोबारा से आईनी हिस्सा बनाया जाए। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। गोल एंड फाइनल गोल क्या है वो कुछ भी हो सकता है। इस वक्त फाइनल गोल जो है वो अचीव करने के लिए कोई भी ऐसी सियासी जमात या कैंपेन ग्रुप इतना ताकतवर नहीं है कि वो अवाम को अपने पीछे लगा के उस हतमी गोल को हासिल कर सके। रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर, प्याज, आलू, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज सस्ती हो जाएगी। अगर अभी भी अना अपनी जो झूठी अना है, इसे झूठी अना कहते हैं, ये झूठी अना को अभी भी खत्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। वो बड़ा भाई है, मान लो बहुत बड़ा है आपसे। हमारे पास ना खाने को आटा है, ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास रोजगार है, ना हमारे पास तालीम है और ना ही हमारे पास सेहत की सहूलत है और ना ही हमारे पास सफरी जो जरूरत की सड़कें हैं, ना ही वो है। इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं? मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपए का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान, तो हम भी इंडियन मुसलमान होते। आइए, लोगों को आपने सुन लिया, लोग क्या कह रहे हैं। अब करगिल में यानी POK में जो लोग रहते हैं वो नारे लगा रहे थे, एम्बियंस दीजिए। लोग नारे लगा रहे हैं कि करगिल का रास्ता खोल दो, भारत में जाना है। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग पिछले दिनों नारा लगा रहे थे, कह रहे हैं करगिल का रास्ता खोल दो। फुल स्क्रीन लीजिए, सुनाइए जरा। लोग कह रहे हैं उस तरफ जाना है। आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार। तो ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग हैं, कह रहे हैं आर पार खोल दो, भारत में मिलना है। लेकिन क्या भारत मदद करेगा? पहली बार भारत ने बताया कि वो पाकिस्तान की मदद करने वाला है या नहीं। भारत का टेक है, भारत का कहना है पाकिस्तान का भविष्य उसके कार्यों पर निर्भर है। पाकिस्तान क्या चाहता है वही उसका मुकद्दर तय करेगा। यह पाकिस्तान को देखना है कि आर्थिक परेशानियों से उसे निकलना कैसे। गंभीर संकट में फंसे श्रीलंका की भारत ने मदद की थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्ते बिल्कुल अलग हैं। बिना किसी कारण के कठिन परिस्थितियां नहीं बनती। भारत का कहना है पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा संबंध नहीं कि हम उसकी मदद करें। पाक सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जिसने दोनों देशों के रिश्ते सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। भारत पड़ोसियों की मदद के लिए हमेशा तैयार है। भारत ने श्रीलंका के बुरे वक्त में भी मदद की थी। पड़ोसी की चिंता हिंदुस्तान की चिंता होती है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर देश की भावनाएं इस वक्त अलग हैं। पाकिस्तान को बाहर निकलने का रास्ता खुद खोजना होगा, यह भारत का कहना है। सुनिए जरा, पहली बार भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के हालात को लेकर, उनकी मदद को लेकर कुछ कहा है। Pakistan's future is largely determined by Pakistan's actions and by Pakistan's choices. I mean, nobody reaches a difficult situation
sort of suddenly and without cause. So it is for them to find a way out. Our relationship today is not one, where we can be relevant directly to that process. There's naturally our neighbors' concerns and worry, but there's also a feeling, look, we have to help them to get through this. Tomorrow, if something happens to some other neighbor, that would be the case as well. But what the sentiment in this country is about Pakistan. तो विदेश मंत्री गए हैं, आपको पता है कि इस देश में पाकिस्तान को लेकर भावनाएं क्या है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की तिजोरी खाली हो चुकी है, बदहाली है, तिजोरी में एक पैसा नहीं बचा है। और पैसा नहीं है तो पाकिस्तान क्या कर रहा है वो देखिए जरा। पैसा नहीं है तो पाकिस्तान ये कर रहा है, ये तिजोरियां देखिए जरा, जितनी खुल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ये और एक 13 वो, सब खाली है, सबके ढक्कन खाली है। आर्थिक संकट से बेरोजगारी और अराजकता बढ़ रही है पाकिस्तान में। शाहबाज समझ नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे बचाएं। ये नोट आप देख रहे हैं, ये जो नोट हवा में उड़ रहा है और उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बस ऐसे ही कुछ नोट बचे हैं। आईएसआई का सीक्रेट सर्विस फंड जो है वो भी सीमित कर दिया गया। लग्जरी सामान कारों पर जून 2024 तक रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान में कागज का इस्तेमाल कम कर दिया जाएगा। 3 साल से खाली पड़े पद अब खत्म कर दिए जाएंगे। किसी भी विभाग में कोई भर्ती अब नहीं होगी पाकिस्तान में। जो रिटायर हो गए उनकी भी पेंशन सीमित कर दी जाएगी। सांसदों नेताओं से सुरक्षा प्रोटोकॉल वापस लेने की तैयारी है। रिटायर्ड जजों को पेंशन सिर्फ 5 लाख तक ही मिलेगी। सुरक्षा में अब काफिला नहीं, सिर्फ एक वाहन चलेगा, यानी अब शाहबाज ऐसे ही चलेंगे सुरक्षा के बिना। मंत्रियों को जो लग्जरी वाहन दिए वो वापस ले लिए जाएंगे। कैबिनेट मंत्रियों की कारों की नीलामी करवाई जाएगी। मंत्रियों को बिजली पानी का बिल अब सरकार नहीं देगी, अपनी जेब से भरना होगा। सरकारी आवासों की भी नीलामी कर दी जाएगी। 5 स्टार होटलों में कोई मंत्री नहीं रहेगा। बैठकों के दौरान सिर्फ चाय बिस्किट मिलेंगे। कैबिनेट के आधे सदस्यों की सैलरी बिल्कुल नहीं दी जाएगी और जिनको मिलेगी 15% लगभग काट के मिलेगा। किसी भी सहयोगी स्टाफ को भी साथ नहीं ले जा सकेंगे। अगर मंत्री नेता विदेश गए तो सफर इकोनॉमी में होगा। सरकारी विभागों संस्थाओं का बजट 15% कम कर दिया गया है। विदेशों में पाकिस्तानी दूतावास का बजट भी कम होगा। यह है जो पाकिस्तान की तरफ से कदम उठाए गए हैं। और हालात ये, मारा जा रहा है बेचारा गरीब आदमी, मारा जा रहा है रोज कमाने रोज खाने वाला। शादियां करना मुश्किल हो गई है पाकिस्तान में। एक शख्स की शादी थी, आपको बताऊं, वो शादी करने जा रहा था लेकिन शादी नहीं कर पा रहा है। क्यों? इसलिए शादी नहीं कर पा रहा है क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए। गाड़ी से जाएगा कैसे, लोग कैसे आएंगे? सुनिए। पौना मैं पता नहीं किसी बेली यार ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਾ ਲੱਭਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਮਹਿੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਭਾਈ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ 5-5 10-10 ਲੀਟਰ ਪਵਾਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪ ਖੋਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਵਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। उनको के पैदल आ जाए वहां से, पैदल आ जाए कि ये बंदा पूछे नाल वाली गली च जाना है, चंगा भली दूर बरात यार को 25-30 किलोमीटर सफर है। सब अकेले चले जाए। को 2 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕੇਲੇ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ? लड़की वालों के पेट्रोल महंगा भाईजान, अकेले में आ गए, कोई बात नहीं, गवाह बाद में डाल। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆ, ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ? जैसे लड़की क्या रिश्तेदारों में हुआ है या बाहर से हुआ है, कहाँ से? ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਛੱਡ, ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। 100 ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲਾਈ, 100 ਜਗ੍ਹਾ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, 100 ਨਫਲ ਮੰਗੇ। अब आपको बताते हैं किन किन कंपनियों पर ताले लटक गए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ है नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनियों पर ताले लटक गए। कंपनियों की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, देख रहे हैं आप। शाहबाज शरीफ दरबान बनकर बाहर बैठे हैं, कंपनियां ताला लगाकर चली गई हैं। कौन सी कंपनी है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले गांधार टायर एंड रबर कंपनी, ऑटोमोबाइल के लिए टायर और ट्यूब बनाती है कंपनी। 13 फरवरी से अपना प्लांट बंद कर दिया है इसने। कहा है कच्चा माल का आयात नहीं कर पा रहे हैं इसलिए बंद कर दिया है। दूसरी सुजुकी मोटरकॉप, जनवरी में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर ताला लगा दिया है। कहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए पुर्जे ही नहीं मिल रहे हमें, तो चलाएं कैसे। इंडस मोटर्स, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने भी बंद कर दिया अपना।
आयात पर बैन के बाद ताला लटका दिया है। बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड पिछले साल दिसंबर में कंपनी पर ताला लटकाया था। इन्होंने कहा है कम बिक्री के चलते प्लांट बंद कर दिया है। केएसबी पंप्स कंपनी, इंडस्ट्रियल पंप्स बनाने वाली कंपनी ने भी ताला लगा दिया है। ये हाल है उन जगहों के। उनका कहना आयात पर प्रतिबंधों के चलते हमने ये फैसला लिया है। ये हालात हैं कंपनियों के। अब आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान के माली हालात क्या है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे तालिबान घुस रहा है। ये देखिए जरा, तालिबानियों को पता चल गया पाकिस्तान के पास आटा, रोटी, दाल भी नहीं है, तो बारूद या गोली का इंतजाम कैसे करेंगे इन्हें रोकने के लिए। तो ये तालिबानी देखिए पाकिस्तान के अंदर घुस रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसे। अब ये तालिबानी अंदर घुसकर आटा नहीं बांटेंगे, फूल नहीं देंगे, अंदर जाकर गोलियां चलाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये तालिबानी है जो पाकिस्तान की सीमा के अंदर दाखिल हो रहे हैं गोलियां चलाने के लिए। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, तालिबानी तो घुस रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान की मदद की थी बुरे हालात में। तो ये जो आतंकी आप देख रहे हैं ये आतंकी था तालिबान में। भारत ने कहा इसे मार दो, हमारे लिए आतंकी है। तो तालिबान ने अफगानिस्तान में भारत के लिए इस आतंकी को ढेर कर दिया। यह है फर्क। जो तालिबान को पाल पोस रहा था पाकिस्तान, आज उस पर गोलियां बरसा रहा है वो तालिबान। भारत ने समझा कि किस वक्त मदद करनी चाहिए। अब देखिए जरा, ये आतंकी को देख रहे हैं, आतंकी एजाज को तालिबान ने ढेर कर दिया है। और क्यों ढेर किया है तस्वीर मैंने आपको दिखा दी, इसे मूव कीजिए आगे। एजाज को ढेर कर दिया। एजाज ने भारतीयों को कई बार टारगेट किया था। काबुल और जलालाबाद में सुसाइड अटैक कराए। जनवरी में भारत ने एजाज को आतंकी घोषित कर दिया था। आतंकी एजाज अहमद अफगानिस्तान में रह रहा था। भारत ने तालिबानी सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद एजाज को तालिबान ने ढेर कर दिया है। आतंकी की बहन ने बताया कि अधिकारियों ने उसको बुलाया था। इसके बाद आतंकी के मारे जाने की सूचना मिली। आतंकी एजाज बचपन में श्रीनगर से पाकिस्तान चला गया था और पाक में हरकतुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया। जाकर पाकिस्तान में ही एजाज को आतंकी ट्रेनिंग दी गई थी। भारतीयों के खिलाफ एजाज आतंकी मिशन चला रहा था। अब तालिबान ने भारत के दुश्मन को ढेर कर दिया है। ये पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। पिछले कई दिन से उद्धव ठाकरे को नींद नहीं आ रही है। नींद तो वैसे महीनों से नहीं आ रही है। उद्धव को अब सुप्रीम झटका लगा है। झटका इसलिए लगा है कि इनका मकसद था कि इनका सब कुछ कहीं छिन न जाए, फिर सड़क पर ना आ जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट देखिए जरा। नाम और निशान छीनने के बाद शिंदे को रोकने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे उद्धव ठाकरे। चुनाव आयोग के फैसले के बाद हर दिन उद्धव को झटके लग रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उद्धव को एक झटका दे दिया है। चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया। उद्धव को अब बीएमसी से लेकर शिवसेना भवन और बैंक अकाउंट छीनने का डर सता रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में किन जजेस के सामने यह मामला था। अगली ग्राफिक्स प्ले कीजिए जरा। सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े जज, खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ इस बेंच को सुन रहे थे। उसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा थे और जस्टिस जेबी पारदीवाला। इन जजों के सामने उद्धव के वकील कौन कौन थे? उद्धव की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी वकील थे। अगला दिखाइए जरा। एकनाथ शिंदे की तरफ से पैरवी कर रहे थे नीरज किशन कौल और चुनाव आयोग की तरफ से मनिंदर सिंह थे जो पैरवी कर रहे थे। मनिंदर सिंह। अब आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें दी गई और उस पर उद्धव के लिए कौन सा बड़ा झटका था। आप देख रहे हैं इधर आपको जैसे ये इधर आपको वकील कौल और मनिंदर सिंह नजर आ रहे हैं और इधर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी खड़े। कपिल सिब्बल खड़े हुए, उन्होंने सबसे पहले कहा उद्धव ठाकरे गुट का पार्टी संगठन पदाधिकारियों के बीच बहुमत है। राज्यसभा में भी उद्धव गुट को बहुमत है, उन्होंने कहा।
सिर्फ 40 विधायकों की टूट के आधार पर चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया है और सिर्फ 40 विधायक अलग हो गए इसलिए फैसला आया। इसलिए विधायक दल में बहुमत के हिसाब से सुनवाई करेंगे। यह गलत है। अगर यह भी आधार हो तो विधान परिषद और राज्यसभा में हमारे पास बहुमत है, उसकी उपेक्षा की गई है। यह कपिल सिब्बल ने कहा। पार्टी कार्यालयों पर शिंदे गुट कब्जा कर रहा है। अभी ऑफिस ले रहे हैं, फिर बैंक अकाउंट भी ले लेंगे। ऐसे में कोर्ट यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे। विधानसभा में पार्टी दफ्तर पर कब्जा कर लिया गया है। आगे भी शिंदे गुट की ऐसी ही तैयारी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर स्टे लगाया जाए, कपिल सिब्बल ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नोटिस जारी कर रहे हैं मिस्टर सिब्बल। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा अब उद्धव गुट के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आयोग के फैसले के बाद ये लोग उद्धव गुट के सदस्यों को अयोग्य करार देने वाले, व्हिप जारी कर उन्हें अयोग्य भी करार दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिंदे गुट ऐसा कोई व्हिप जारी नहीं करेगा जिसे न मानने से उद्धव समर्थक, सांसद, विधायक अयोग्य हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिंदे गुट के वकील नीरज किशन कौल ने इस पर सहमति भी जताई। हम आपके बयान को रिकॉर्ड में ले रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। इस पर खड़े हुए वकील एकनाथ शिंदे के, उन्होंने कहा, नीरज किशन कौल ने कहा चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुनवाई हाई कोर्ट में होनी चाहिए। इन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट में बात रखने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा इन्होंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर रोक की मांग की थी। 2018 में एक पार्टी का संविधान इन्होंने बना दिया था और इसमें सारे अधिकार अध्यक्ष के पास ही रहेंगे, ऐसा संविधान था। और इस तानाशाही भरे संविधान की जानकारी भी इलेक्शन कमीशन को नहीं दी थी। सिर्फ अयोग्यता की कार्रवाई लंबित होना किसी विधायक को सदन के कामकाज से अलग नहीं करता है। और नीरज किशन कौल ने आगे कहा इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक न लगाने के बाद अपना काम किया है। दोनों पक्षों ने खुद को असली पार्टी बताया है। इस मामले में चुनाव आयोग ने विस्तार से सुनवाई कर फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिंदे गुट ने इलेक्शन कमीशन के सामने खुद को साबित किया है। इस स्थिति में हम इलेक्शन कमीशन के आदेश पर स्टे नहीं लगा सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश पर रोक नहीं लगाई। उद्धव कैंप अस्थायी नाम, चुनाव निशान का इस्तेमाल कर सकता है शिंदे गुट और चुनाव आयोग 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करें। आइए अब आपको सुनवाते हैं राज साहेब पाटिल जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे वकील, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज ठाकरे गुट को धक्का ही माना जाएगा क्योंकि इसमें खाली नोटिस हो चुकी है। मैटर सुप्रीम कोर्ट में चलेगा लेकिन उन पे कोई स्टे नहीं है, यानी ठाकरे गुट को धक्का पहुंचा है। और दूसरी बात एकनाथ शिंदे गुट को राहत है ओनली नोटिस होने के कारण, यानी इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर अभी अप्लाई है और उनके पास पार्टी और सिंबल रहेगा, स्पष्ट रूप से हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि आप काउंटर फाइल करें और दूसरा ये भी कहा है कि नोटिस भी हो गया, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और शिंदे गुट उनको नोटिस और ठाकरे गुट को काउंटर फाइल करने की माननीय न्यायालय ने सूचना की है। कुछ लोगों ने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन ने शिकायत की, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना निर्णय ले लिया कि ये शिवसेना और उसका सिंबल जिन्होंने शिवसेना की शुरुआत की इन लोगों के हाथ में नहीं रहेगी और किसी को हम देगा। आज देश की राजनीति की हुकूमत जिनके हाथ में है उन्हें जिस तरह की स्थिति चाहिए इस तरह का डिसीजन, चाहे इलेक्शन कमीशन हो चाहे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सभी से हम लोग देखते हैं। भाई कल कार्यकारिणी की बैठक थी, शिंदे ने कार्यकारिणी की बैठक ली और इसमें कई बड़े फैसले हुए। क्या फैसले लिए गए, क्योंकि शिंदे अब खुद प्रमुख बन गए शिवसेना के और शिवसेना से जुड़े सारे फैसले करने का अधिकार एकनाथ शिंदे के पास आ गया है। तो जो फैसले लिए गए कार्यकारिणी में, शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्य नेता चुन लिए गए। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद शिवसेना की यह पहली बैठक थी। बैठक में शिंदे गुट के विधायक और सांसद जुटे थे।
बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए और वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग की गई। मराठी भाषा को अभिजात भाषा के दर्जे का प्रस्ताव दिया गया। स्थानीय भूमि पुत्रों को नौकरी में 80% जगह मिले, यानी जो मराठी हैं। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम चिंतामन राव देशमुख हो। मराठी छात्रों के लिए एमपीएससी और यूपीएससी परीक्षा के लिए कोचिंग का इंतजाम किया जाए। ये फैसले इस कार्यकारिणी में हुए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर आपको चौंका देगी। मोनू के नाम पर अब अशोक गहलोत फंस गए। कल मैंने आपको दिखाया था मोनू मानेसर को कि राजस्थान की पुलिस मोनू मानेसर को ढूंढ रही है। मोनू मानेसर की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। राजस्थान की पुलिस शिद्दत से तलाश रही है। अगली तस्वीर दिखाई और मोनू मानेसर के समर्थन में पंचायत हो रही है। उनका कहना है पुलिस ने अगर मोनू मानेसर को पकड़ लिया तो पुलिस टांगों पर वापस नहीं जाएगी। ये महापंचायत हुई थी, आज भी पंचायत हुई। अगली तस्वीर दिखाई। मोनू मानेसर पर आरोप था नासिर और जुनेद की हत्या का। आरोप यह था, अगली तस्वीर दिखाइए, कि गाड़ी में बोलेरो में जलाकर मार दिया। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, जिस मोनू मानेसर का शोर आप सुन रहे हैं, यह मोनू मानेसर गहलोत की पुलिस ने न इसे आरोपी बनाया है, न गहलोत की पुलिस की एफआईआर में मोनू मानेसर का नाम है। रिपोर्ट देखिए जरा। खुले हथियारों के साथ फिरते हैं, यूट्यूब पर गोली चलाते हैं, वीडियो डालते हैं, सिल्वर बटन मिलता है। पिछले एक हफ्ते से जिस मोनू मानेसर को विलन बनाया जा रहा था, जिस मोनू मानेसर को जुनेद और नासिर का हत्यारा घोषित कर दिया गया था, राजस्थान पुलिस अब उसी मोनू मानेसर पर फंस गई है। गहलोत की पुलिस की एफआईआर में मोनू मानेसर का नाम ही गायब है। ओवैसी जिस मोनू मानेसर पर हमला कर रहे थे, गहलोत की पुलिस ने उस मोनू मानेसर को आरोपी तक नहीं बनाया है। राजस्थान के मुकामी पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई और उनको बताया कि देखिए मिसिंग है और फुला ढाबे से इनको किडनैप किया गया है। अगर उस वक्त वो प्रशासन हरकत में आ जाता, राजस्थान की सरकार, तो शायद वो बॉर्डर भी ना छोड़ पाते राजस्थान का और उनको उसी वक्त रोक लिया जाता, उन बच्चों की जान को बचाया जा सकता था। सवाल यह है कि क्या हरियाणा में पंचायत के दबाव में मोनू मानेसर का नाम हटाया गया? यह साजिश के तहत पहले एफआईआर में मोनू का नाम डाला गया था। बड़ी घटना, मामूली घटना है। उस घटना की जितनी निंदा करें तो कम है। और ये जो लफंडर टाइप लोग हैं जो बजरंग दल के नाम से, विश्व हिंदू परिषद के नाम से काम करते हैं, ये बेईमान लोग हैं। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दिलचस्प तस्वीर। आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि राजस्थान पुलिस क्या करती है। देखिए जरा, एक नाम अनिल, दूसरा श्रीकांत, तीसरा रिंकू सैनी, चौथा लोकेश और पांचवा नाम पढ़िए जरा। पांचवा लिखा है मोनू। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। मोनू का नाम है, पांचवें नाम में मोनू का नाम लिखा है। देखिए नीचे सबसे आखिरी नाम किसका है? मोनू। लेकिन आप जानकर ताज्जुब करेंगे ये मोनू कौन है। अगली तस्वीर दिखाई। आइए, आज राजस्थान की पुलिस ने 8 तस्वीरें जारी की हैं जिन्होंने नासिर जुनेद को मारा। इसमें अनिल का नाम है, श्रीकांत का नाम है, कालू का नाम है, किशोर का नाम है, गोगी का नाम है, शशिकांत का नाम है, विकास का नाम है और मोनू राणा का नाम है। मोनू मानेसर का नाम नहीं है। मोनू वो मोनू जो मानेसर का है, ये मोनू भिवानी का है, ये मोनू राणा है। तो पुलिस ढूंढ रही थी मोनू मानेसर को और एफआईआर में नाम है मोनू राणा का। अब सोचिए जरा, ना अशोक गहलोत को जवाब देते बनेगा। अब दोनों मोनू आपके सामने हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है मोनू राणा और ये जो आप देख रहे हैं ये है मोनू मानेसर। नासिर जुनेद केस में ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है जो सामने आया है। 9 में से 8 आरोपियों की तस्वीर सामने आ गई। राजस्थान पुलिस ने आरोपियों की तस्वीर जारी की। मुख्य आरोपी मोनू मानेसर का नाम लिस्ट में नहीं है। पहले एफआईआर में 5 आरोपियों में नाम शामिल था उसका। 5वें नंबर पर मानेसर निवासी मोनू का नाम था। मोनू मानेसर के नाम पर कई दिनों से हंगामा हो रहा था, पंचायत हो रही थी। मानेसर को लेकर हरियाणा में कई पंचायतें हो गई, पलवल में भी हो गई, भिवानी में भी हो गई। मोनू मानेसर पर एक्शन को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई कि खबरदार अगर गिरफ्तार कर लिया तो।
राजस्थान पुलिस को पंचायत से धमकी भी मिली थी। मोनू मानेसर पर से एफआईआर हटाने की पंचायत ने मांग भी कर दी। पुलिस ने जो तस्वीर जारी की है उसमें मोनू का नाम है, मोनू मानेसर नहीं है, उसमें मोनू राणा है। मोनू राणा की तस्वीर है। राजस्थान पुलिस पर मोनू मानेसर को फंसाने का आरोप लग रहा है। राजस्थान पुलिस के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने भी केस दर्ज कर रखा है। 40 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। गुरुग्राम में बजरंग दल का जिला संयोजक है मोनू मानेसर, और मोनू कई साल से गोरक्षक दल से जुड़ा हुआ है। एक बड़ी टीम, बड़ा नेटवर्क भी मोनू ने अपना बनाया हुआ है। अब राजस्थान पुलिस को न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। सुनिए जरा भरतपुर के आईजी गौरव श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं। रिंकू की पूछताछ के आधार पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एविडेंस प्राप्त हुई वो थी वह वाहन जिसमें मारपीट करके इन दोनों व्यक्तियों को, जुनैद और नासिर को यहां से ले जाया गया। उसकी पहचान एक सफेद स्कॉर्पियो वाहन के रूप में हुई। वह सफेद स्कॉर्पियो वाहन, ये जो मैंने आपको नाम बताए, इन्हीं में से 2 व्यक्ति चला रहे थे। एक चला रहा था, एक बगल में बैठा था। जींद में श्री सोमनाथ गौशाला है, वहां उसके परिसर से इस वाहन को बरामद भी कर लिया है। रिंकू ने जो बातें बताई हैं उसके आधार पर उन सब चीजों को टेक्निकली वेरीफाई